हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग यहाँ 12th क्लास बायोलॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं और हम लोगों का पुरुष जननांग कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग स्टडी करेंगे स्त्री के जनन तंत्र की, उसके जनन अंग की। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पे पढ़ी हुई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वहाँ से देख लें। तो आइए देखते हैं स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र जनन प्रक्रिया के अतिरिक्त भी कई कार्यों का निर्वहन करती है। मतलब जो स्त्री का जनन तंत्र होता है वो जनन के अतिरिक्त भी कई क्रियाएं करता है, जैसे निषेचन होता है, भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और गर्भधारण होता है, दुग्ध का उत्पादन आदि क्रिया करता है स्त्री का जनन तंत्र। इसी के अनुसार स्त्री के जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके निम्न भाग। प्राथमिक अंग होता है जिसको हम लोग अंडाशय जो होता है उसको प्राथमिक अंग कहा जाता है और इसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। ओवरी जो होती है वो ओव्यूल का फॉर्मेशन करती है। सेकेंड नंबर पे सहायक अंग, मतलब अंडाशय हो गया प्राथमिक अंग और इसके सहायक अंग क्या क्या होते हैं तो आइए देखते हैं। पहला होता है अंडवाहिनी जिसको ओविडक्ट कहते हैं, फिर गर्भाशय जिसको यूट्रस बोलते हैं और गर्भाशय ग्रीवा जिसको सर्विक्स बोलते हैं और उसके बाद हो गई योनि यानी कि वेजाइना। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे प्राथमिक अंग अंडाशय। जो फीमेल का प्राथमिक अंग होता है जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं वो फीमेल का प्राथमिक अंग है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पर बन सकता है शॉर्ट में कि अंडाशय को क्या कहा जाता है, तो अंडाशय को फीमेल का प्राथमिक अंग बोलते हैं और अंडाशय जो होता है वो ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो पॉइंट फर्स्ट है, अंडाशय स्त्रियों के प्रमुख प्रजनन अंग होते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। मतलब जो स्त्रियों के प्रजनन अंग होते हैं वो अंडाशय होते हैं और अंडाशय आप जानते हैं जो वजाइना पोर्शन होता है वो पेल्विक रीजन में होता है। तो उसमें इसकी संख्या कितनी होती है? 2 संख्या में अंडाशय स्त्री के शरीर में पाए जाते हैं, मादा जननांग में पाए जाते हैं, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं? युग्मक का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। या निचले पेट लोअर एब्डोमेन जो होता है उनके दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। तो इसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। प्रत्येक अंडाशय जो होता है, जो अंडाशय अंडे के आकार का होता है अंडाशय, उसकी जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। मतलब जो इसकी लंबाई हो गई ये कितनी होगी? 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये ओवल शेप्ड होता है। सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं। यह एक झिल्ली के द्वारा गर्भाशय, यूट्रस और श्रोणि की भित्ति पैल्विक वॉल से जुड़ा होता है जिसे मीसोबेरियम कहते हैं। अंडाशय के ऊपर एक उपकला पाई जाती है, एक झिल्ली के नुमा संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं एपिथीलियम बोलते हैं। और अंडाशय के आंतरिक ऊतकों में क्या पाया जाता है? पीठिका पाई जाती है। पीठिका के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला होता है परिधीय कॉर्टेक्स, दूसरा होता है आंतरिक कॉर्टेक्स। तो परिधीय कॉर्टेक्स क्या होता है तो देखते हैं। परिधीय कॉर्टेक्स में अनेक सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब जो कॉर्टेक्स होती है उसमें अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो अंडपुटिकाएं भी कहते हैं इन्हें, जिन्हें ग्राफियन पुटिकाएं भी कहते हैं। ग्राफियन पुटिकाएं जो होती हैं वो अंडकोशिका ओसाइड में उपस्थित होती हैं। ग्राफियन पुटिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? ओसाइड अंडकोशिका में इसमें उपस्थित होती हैं, जो किसका कार्य करती हैं? जो अंडाणु का जनन का कार्य करती हैं, अंडाणु को बनाती हैं। 5 पॉइंट देखते हैं। अंडाशय 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्त्राव करता है। अंडाशय जो होता है, जो ओवरी होती है, जो यूट्रस होता है वो कितने हार्मोन्स का स्त्राव करता है? 2 हार्मोन का स्त्राव करता है। पहला होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का वर्क क्या होता है? यह हार्मोन स्त्रियों के लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे उनकी आवाज़ में परिवर्तन, उनके शरीर में परिवर्तन। तो ये होते हैं स्त्रियों के बाह्य लक्षण जिनमें
एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बहुत ही योगदान होता है। यह इसलिए इसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो नारी विकास हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तो एस्ट्रोजन को कहा जाता है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये जो फीमेल होती है उसमें गर्भधारण के लिए उसकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। तो जिन लोगों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कम होता है उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो इसी की वजह से उनमें गर्भधारण की क्षमता नहीं होती है। तो आइए हम लोग अब डायग्राम के थ्रू इसको देख। ये मादा जननांग का डायग्राम है। ये हमारी एनसीईआरटी बुक 12th में दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं मानव के मादा जननांग के बारे में। ये जो नीचे एरिया हो गया इसको कहते हैं योनि द्वार। ये क्या है? ये योनि द्वार है। और ये जो दिख रहा है आपको इसके साइड का एरिया, इसको कहते हैं लघु भगोष्ठ। और ये हो गया वृहत भगोष्ठ। ये जो संरचना यहाँ पे दिख रही इसको बोलते हैं भगसेप। और ये जो आपको ये कीप नुमा संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। ये जो आपको गोल संरचना दिख रही है इसको जघन सघान बोलते हैं। ये जो थैलीनुमा संरचना है इसको मूत्राशय बोलते हैं। ये आपको जो ये संरचना दिख रही है गोल सी थोड़ा लंबे आकार की, इसको बोलते हैं गर्भाशय यूट्रस। और जो ये एरिया दिख रहा है जो ब्राउन है इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ये जो ब्राउन कलर का ब्राउनिश दिख रहा है इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। और ये जो आपको एक पाइप नुमा संरचना दिख रही है इसको कहते हैं मलाशय। और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं योनि। और ये जो बाहर का एरिया है इसको बोलते हैं गुदा यानी कि एनस। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम। तो नेक्स्ट आइए समझते हैं। अब हम लोग इसकी आंतरिक संरचना ओवरी का डायग्राम देखते हैं। जो ये फिंगर लाइक संरचना है, मतलब यानी कि ये जैसे हैंड निकले हैं और इसके जैसे ये फिंगर हैं, तो इसको हम लोग ये झलरी टाइम नुमा उंगलियों की जैसी संरचना, इसके ऊपर के जो ये पार्ट गोल सा दिख रहा है इसको बोलते हैं कीप। और जो ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग दिख रहा है इसको बोलेंगे एम्पुला। एम्पुला को तुम्बिका भी बोलते हैं। ये जो सकरा सा रास्ता पाइप नुमा दिख रहा है इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ या इस्थमस बोलते हैं। और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? अंडवाहिनी नलिका बनाते हैं। जो ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है इसको गर्भाशय बुग्न या फंडस बोलते हैं। और जो ये बीच का एरिया आपको दिख रहा है क्रीम कलर का इसको बोलते हैं गर्भाशय गुहा बोलते हैं। और ये जो साइड में ये गोल गोल सी हैं इनको बोलते हैं अंडाशय। इनको डिंबक ग्रंथि भी बोलते हैं। और जो ये बाहर का एरिया ऐसे झालरनुमा दिख रहा है इसको बोलते हैं गर्भाशय अंतःस्तर। तो अभी हम लोग ये गर्भाशय अंतःस्तर को टॉपिक में भी देखेंगे। और इसके बाहर का एरिया गर्भाशय पेशी स्तर कहलाता है। उससे बाहर का एरिया जो बाहरी लेयर होती है उसको कहते हैं परिगर्भाशय। ये गर्भाशय से थोड़ा सा अंदर का एरिया जो होता है इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। और उसके बाद जो ये सर्विक्स होती है इसको बोलते हैं ग्रीवा नाल बोलते हैं। उसके बाद जब बाहरी छिद्र होता है जिसको बोलते हैं ये है योनि। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अंडवाहिनी, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब क्या होती हैं। तो अंडवाहिनी को डिंबवाहिनी भी कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा अंडवाहिनी को क्या कहा जाता है? डिंबवाहिनी भी कहा जाता है। स्त्रियों के शरीर में 2 डिंबवाहिनियाँ होती हैं। जो अभी आपने देखा था ये हैंड की जैसी संरचना थी। देखो यहाँ हम बना के आपको बताते हैं। जैसे ये फिंगर लाइक संरचना थी, उसके बाद ये ऐसे संरचना आई थी, इसके बाद ये ऐसी करके संरचना आई थी। तो इनमें जो ये संरचनाएं होती हैं 2 हाथ निकले हुए होते हैं। तो इनको बोला जाता है कि मतलब 2 साइड में 2 डिंबवाहिनियाँ 2 अंडवाहिनियाँ होती हैं। और प्रत्येक अंडवाहिनी जो 2 अंडवाहिनी होती उसमें से एक अंडवाहिनी जैसे एक अलग अलग अंडवाहिनी की संरचना क्या होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती हैं। लगभग जो दोनों अंडवाहिनियाँ होती हैं तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती हैं। अंडवाहिनी का वह सिरा जो अंडाशयों से जुड़ा होता है वो कैसा होता है? कीप के आकार का होता है। फनल लाइक संरचना होती है। इसे फिब्री नामक सूक्ष्म संरचना
भी इसके अंदर पाई जाती है, जो अंडाशय द्वारा क्या करती है, अंडोत्सर्ग के समय अंडाणुओं को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, उसका संग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडवाहिनियों का मुख्य कार्य क्या होता है। अंडाशय से अंडाणु जब ओवा निकलते हैं, ओवम निकलते हैं, तो क्या करती है, उसको निषेचन तक क्या होता है, उसका संग्रहण करने का कार्य क्या करती है, अंडवाहिनी करती है। तो आइए अंडवाहिनी का डायग्राम हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं और देखते हैं अंडवाहिनी। ये है आपकी एक अंडवाहिनी का डायग्राम। तो ये देख लीजिए, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। और ये फिंगर लाइक उंगलियों की जैसी संरचना है, और इसको बोलते हैं ओवरी। तो इसका वर्क क्या होता है, अंडाणुओं का तब तक संग्रहण करना जब तक कि उनका निषेचन ना हो जाए, तब तक ये फैलोपियन ट्यूब्स में रहते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया। इसका एक तरफ का एक साइड का बना हुआ है, अगर दोनों साइड से हम लोग देखेंगे तो इसी की दो संरचनाएं दिखाई देती। तो एक कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब लंबी होती है। अब हम लोग स्टडी करेंगे गर्भाशय यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या होता है, अभी आपने देखा था जो दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं तो उनके बीच का एरिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे गर्भाशय यूट्रस के बारे में। अभी आप लोगों ने देखा था जो फैलोपियन ट्यूब दो होती है उनके बीच का एरिया जो होता है उसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस को बच्चेदानी भी कहा जाता है। इसकी जो ये लंबाई जो इसकी होती है 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये खोखली होती है। कैसी होती है, अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। और इसमें जो रक्त की ब्लड की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, इसमें ब्लड की आपूर्ति होती है। यह भी श्रोणि भित्ति लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। लिगामेंट किसे कहते हैं, जो ये फैलोपियन ट्यूब निकली हुई थी उसमें जो अंडाशय ओवरी थी जो गर्भाशय से अटैच होने के लिए ये नलिका बनी थी, इसको कहते हैं लिगामेंट। ये लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इसकी ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में खुलता है। इसका ऊपरी भाग कहाँ खुलता है, फैलोपियन नलिका में खुलता है। फैलोपियन नलिका को जो संकीर्ण रास्ता होता है उसे गर्भाशय ग्रीवा क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति में 3 स्तर होते हैं। अभी आपने देखा था, पहला होता है पतला झिल्ली में, देखो आपको डायग्राम के थ्रू समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। पहला होता है पतला झिल्ली में परिगर्भाशय, दूसरा होता है मध्य मोटा जिसको कहते हैं मध्य स्तर, और तीसरा होता है आंतरिक ग्रंथिल स्तर जिसको कहते हैं अंथा स्तर बोला जाता है। तो आइए डायग्राम के थ्रू एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए, अभी आपने जो देखा था ये गर्भाशय अंतः स्तर है, फिर गर्भाशय पेशी स्तर है, फिर परिगर्भाशय है, बाहरी गर्भाशय है, फिर उसके बाद मध्य का है, फिर सबसे अंदर का है। तो इतना समझ में आया। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे योनि वेजाइना क्या होती है। तो गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है, जो गर्भाशय होता है वो पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। योनि मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है, योनि का वर्क होता है। और अब इसको समझते हैं, इसके बाह्य जननांग क्या होते हैं, इसके एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होते हैं। स्त्री में मॉस प्यूबस, वृहत ओष्ठ जिसको लैबिया मेजोरा कहते हैं, लघु ओष्ठ लैबिया माइनोरा होता है, हाइमेन व भंग से स्त्री के क्या होते हैं, बाह्य जननांग होते हैं। तो आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हो गया मोनस प्यूबस। मोनस प्यूबस मतलब गद्दी नुमा जो संरचना होती है जिसमें हेयर ग्रो होते हैं उसको मोनस प्यूबस कहते हैं। और ये जो बाहरी एरिया हो गया इसको कहते हैं लैबिया मेजोरा। जो ओस्टोमा संरचना होती है, जो ये अंदर की संरचना होती है, इसको वेजाइनल एंट्रेंस बोलते हैं। और ये जो संरचना है अंदर वर्जाइना की सर्विक्स के बाहर की थोड़ा संरचना है, इसको हाइमन टॉरन भी बोलते हैं। और ये जो संरचना है इसको बोलते हैं लैबिया माइनोरा। जो लैबिया मेजोरा के बाद की जो स्किन होती है, जो छोटे ओष्ठनुमा संरचना होती है उसको लैबिया माइनोरा बोला जाता है। और ये जो आपका यूरिन का
छिद्र है, यूरिन का पोर है, उसके नीचे की संरचना को क्या बोलते हैं? वेस्टाइबुल बोलते हैं। और जो यूरिन का ओपन का जो छिद्र होता है, ओपन पोर होता है, उसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोला जाता है। और उसके ऊपर की जो उंगलीनुमा संरचना होती है उसको ग्लांस ऑफ सिल्टोरिस बोला जाता है। और ग्लांस ऑफ सिल्टोरिस के ऊपर की संरचना को प्रेप्यूस ऑफ सिल्टोरिस बोला जाता है। जो इसके बगल में यहाँ पे जो आपको ग्रंथिनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको बल्बेरिस बोला जाता है। और इसका वर्क होता है कि वजाइना में म्यूकस का स्त्राव करना। और ये यहाँ पे एनस है। तो आइए फिर से अपने टॉपिक पे चलते हैं। मॉस प्यूबस जनन थैली, वसी ऊतकों से बनी गद्दी जैसी संरचना जो भी आपने देखा था उसको बोलते हैं क्या? मॉस प्यूबस, या बालों से ढकी रहती है। वृहत ओष्ठ अभी आपने देखा था, जैसे गद्दी नुमा संरचना हो गई, इसको बोलते हैं मॉस प्यूबस। फिर यह जो ओष्ठनुमा संरचना होती है जो बाहरी, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, या मांसल ऊतक होता है। या कैसा ऊतक होता है? मांसल ऊतक होता है, जो जनल सेल से नीचे होती है, योनि को घेरे रहता है। योनि को क्या करता है? चारों तरफ से घेरे रहता है। उसके नीचे जो ओष्ठनुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं लघु ओष्ठ, लेबिला माइनोरा बोलते हैं इसको। या एक जोड़ी होती है, मतलब जो वृहत ओष्ठ होते हैं वो भी एक जोड़ी होते हैं, जो लघु ओष्ठ होते हैं वो भी एक जोड़ी संरचना होती है, ऊतकों की संरचना होती है। बर्थोलिन जो होता है, जो आपको भी मैंने बताया था, बर्थोलिन क्या करता है? म्यूकस का स्त्राव करता है। यह एक जोड़ी लघु ओष्ठ के पीछे जो छोटे ओष्ठ होते हैं, लघु ओष्ठ होते हैं, लेबिया माइनोरा जो होते हैं उनके पीछे स्थित होते हैं, या पीछे योनि के दोनों ओर स्थित होते हैं। एक जोड़ी होते हैं तो एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। इसका वर्क होता है म्यूकस का स्त्रावण करना और योनि में योनि को चिकना करना। नेक्स्ट देखते हैं भक्षेप क्या होता है। अंगुली के आकार की छोटी सी संरचना है जो मूत्र द्वार के ऊपर होती है, मतलब जो यूरेथ्रा ओपनिंग होती है उसके ऊपर की जो फिंगर लाइक संरचना होती है, इसको कहते हैं भगसेप बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे स्तन ग्रंथि, मेमेरी ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो देखते हैं, स्तनों में विभिन्न मात्रा में वसा व ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं। जो स्तन होते हैं उसमें क्या वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है, वह ग्रंथिल ऊतक भी पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 ग्रंथिल ऊतक की 15 से 20 वालियाँ में मेमोरी लोब्स होती हैं। प्रत्येक पाली में कूपिका अल्वेली जो होती हैं कोशिकाओं के समूह में रहती हैं। ऐसे छोटे छोटे, ऐसे ये जैसे कूपिका हो गई, कूपिका के अंदर छोटी छोटी अल्वेली होती हैं। और प्रत्येक पाली में कूपिका अल्वेली जो होती है कोशिकाओं के समूह में होती हैं, मतलब सिंगल नहीं होती, समूह में छोटे छोटे कई गुच्छों नुमा संरचना बनाए होते हैं। यह कूपिका नुमा संरचना जो होती है वह दुग्ध के स्त्रावण का कार्य करती है। कूपिका में दुग्ध गुहा ल्यूमेन में तथा बाद में स्तन नलिकाओं में मेरी ट्यूब में आता है। पहले कूपिका में आता है, फिर ल्यूमेन में आता है, उसके बाद तब कहाँ आता है? मेमेरी ट्यूब में स्तन नलिकाओं में जाता है दुग्ध। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन जो गुच्छेनुमा संरचना होती कूपिका के अंदर की जो संरचनाएं होती हैं वो छोटी छोटी वाहिनियाँ स्तन वाहिनियों में आकर के क्या बनाती? मेमरी डक्ट का निर्माण करती हैं। उसके बाद सभी स्तन वाहिनियाँ वृहत स्तन लुम्बिका एम्पूला बनाती हैं। सभी जो नलिकाएं होती हैं वो आकर के कहाँ? एम्पुला में मिल जाती हैं और जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ जाती हैं सारी। और दुग्ध का स्त्रावण कौन सा हार्मोन करता है? तो प्रोलैक्टिक हार्मोन्स करता है। वसा कौन बनाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाता है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से आप समझते हैं। ये हो गया डायग्राम। इसको जो ब्लैक पोर्शन जो होता है इसको कहते हैं अरेडा, इसको अरेडा बोलते हैं। इसको चुच्चक पृष्ठ बोलते हैं। जो आगे निकली हुई संरचना होती है इसको निप्पल बोलते हैं, जिसको चुच्चक छिद्र बोला जाता है। अब ये देखते हैं हम लोग, ये जो संरचना दिख रही है इसके अंदर जो गोल गोल सी संरचनाएं दिख रही हैं इनको
कूपिका बोलते हैं। और कूपिकाएँ जो छोटी छोटी नली निकली हुई है इनको बोलते हैं, कूपिकाओं के अंदर जो छोटी छोटी नली निकली हुई है इनको बोलते हैं स्तन वाहिनी। और जो ये छोटी सी संरचना है इनको बोलते हैं गुहा। इनको क्या बोला जाता है? जो गोल सी कूपिकाओं के अंदर की संरचना को गुहा बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? स्तन नलिका बोलते हैं। और जो स्तन नलिका दोनों एक जगह पे जुड़ती हैं उसको तुम्बिका बोलते हैं। तुम्बिका के ऊपर की संरचना जिसके अंदर ये सब स्थित होते हैं इसको स्तनपालियाँ कहते हैं। और स्तनपालियों की संख्या कितनी होती है? 15 से 20 होती है। और तुम्बिका पतली पतली नली में जाकर के कहाँ? अरेडा में मिलती हैं। अरेडा में मिलती, जहाँ ये मिलती हैं नलिकाएं उनको कहते हैं दुग्ध स्त्रावण वाहिका बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।